अपना पैसा डालते हो तो उस पैसे का बैंक क्या करता है, बैंक कैसे पैसा कमाता है। एक छठा बंदा आया, उसने आकर बैंक को बोला कि मुझे 1,000 रुपए का लोन चाहिए, तो बैंक ने उसको 1,000 रुपए का लोन दे दिया। तो और आपको बैंक दे रहा है 4% साल का इंटरेस्ट, और उससे बैंक ले रहा है 8% 9%। कि भाई अगर मैंने अपना पैसा बैंक में डाला है तो क्या मेरा सारा पैसा बैंक लोन में दे सकता है। बैंक के पास उस टाइम पे पैसा ही ना हो देने के लिए, तो इस स्थिति में बोल देते हैं कि बैंक रन हो गया, यानी कि बैंक जो है वो फेल हो गया। तो बैंक हेलो दोस्तों, तो आज हम बात करेंगे बैंकिंग सिस्टम के बारे में। बैंकिंग सिस्टम से मेरा मतलब है कि बैंक में जब आप अपना पैसा डालते हो तो उस पैसे का बैंक क्या करता है, बैंक कैसे पैसा कमाता है। अगर किसी को अपना बैंक खोलना है, अगर आपके दिमाग में आएगी अरे वाह बैंक तो बहुत पैसा कमाता है, तो मैं अपना बैंक कैसे खोल सकता हूं, मैं उसके बारे में आपको बताऊंगा। और इस वीडियो के आखिरी तक बने रहिए, क्योंकि इस वीडियो के आखिरी में मैं आपको एक जरूरी इंफॉर्मेशन दूंगा, सो दैट आपके पैसा आपके पास ही रहे। आइए देखते हैं कि जैसे मान लीजिए आपने अपना पैसा बैंक में डाला, उस बैंक में डिपॉजिट करने के बाद उस अमाउंट को बैंक जो है वो तरह तरह की चीजों के लिए यूज करता है। फॉर एग्जांपल, अब इसका एक एग्जांपल लेकर समझते हैं। मान लीजिए आप और आपके 4 दोस्तों ने बैंक के अंदर 2-2 हजार रुपए डाले, तो बैंक के पास जमा हो गया 10,000 रुपया। अब उस 10,000 रुपए को आप कभी भी निकाल सकते हो। अगर आप नहीं निकाल रहे हो तो बैंक के पास वो 10,000 रुपए रखा है। अब एक छठा बंदा आया, उसने आकर बैंक को बोला कि मुझे 1,000 रुपए का लोन चाहिए, तो बैंक ने उसको 1,000 रुपए का लोन दे दिया। तो आपका पैसा ही बैंक ने यूज किया लोन देने के लिए, और आपको बैंक दे रहा है 4% साल का इंटरेस्ट, और उससे बैंक ले रहा है 8% 9%, डिपेंडिंग अपॉन किस तरह का लोन उस आदमी ने लिया है। पर्सनल लोन के केस में ये इंटरेस्ट रेट काफी बढ़ जाता है। होम लोन, कार लोन और तरह तरह के लोन्स हैं जिसको बैंक देता है और वहां से पैसा बनाता है। और क्या तरीके हैं बैंक के पैसा बनाने के। अब जो आपके कार्ड की फीस है, एटीएम विड्रॉल की फीस है, कई बार आपको ट्रांजैक्शन चार्जेस देने पड़ते हैं, कई बार आपको अपने कार्ड की एनुअल फीस देनी पड़ती है। वो तरह तरह की फीस कलेक्ट करके भी बैंक पैसा बनाता है। और किस तरह से बैंक पैसा बनाता है, फॉरेन एक्सचेंजेस पे अगर किसी ने बाहर से पैसा मंगवाया या फिर किसी बाहर के देश के अंदर पैसा भेजा, तो उसकी फॉरेन एक्सचेंजेस की भी फीस डिडक्ट करता है बैंक। तो इस तरीके से बैंक जो है वो तरह तरह तरीके से अपना पैसा बनाता है। अब हो सकता है आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आ रहा हो कि भाई अगर मैंने अपना पैसा बैंक में डाला है तो क्या मेरा सारा पैसा बैंक लोन में दे सकता है, या सारा पैसा बैंक आगे इन्वेस्ट कर सकता है तरह तरह की चीजों में। तो इसमें एक आरबीआई ने रेगुलेशन लगा रखी है। वो रेगुलेशन क्या है कि कुछ परसेंटेज ऑफ अमाउंट ही बैंक जो है आपका डिपॉजिट में से वो यूज कर सकता है फर्दर लोन्स देने के लिए या किसी भी अन्य काम के लिए। वो ये जो रेशो है, ये जो परसेंटेज डिसाइड की गई है, ये 4.5 है अभी के लिए, बट इसको जो आरबीआई है वो बढ़ा भी सकता है, कम भी कर सकता है। अब इसको एक और चीज के थ्रू समझते हैं कि ये क्यों करा जाता है। ये इसलिए किया जाता है क्योंकि अगर मान लीजिए आपने बैंक को बोला कि मेरा 10 रुपया मुझे वापस चाहिए, और बैंक के पास उस टाइम पे पैसा ही ना हो देने के लिए, तो इस स्थिति में बोल देते हैं कि बैंक रन हो गया है, यानी कि बैंक जो है वो फेल हो गया। तो बैंकिंग सिस्टम फेल ना हो उसके लिए एक फ्रैक्शनल रिजर्व, जिसको हम कैश रिजर्व रेशो भी बोलते हैं, वो मेंटेन करना आरबीआई के थ्रू एक गाइडलाइन है कि उसको मेंटेन करना जरूरी है हर एक बैंक के लिए। तो आइए इसको रिजर्व रेशो को थोड़ा और डिटेल में समझते हैं। मान लीजिए कि किसी एक शहर के अंदर एक बैंक है, जिस बैंक के बारे में ये अफवाह फैला दी गई कि वो बैंक जो है वो बंद होने वाला है। अब इस कंडीशन के अंदर लोग क्या करेंगे, लोग जाएंगे और चाहेंगे कि अपना बैंक में से सारा पैसा निकलवा लें। बट अगर आपका सारा का सारा पैसा ही बैंक ने लोन में दे रखा है तो बैंक आपको कैसे वापस करेगा। इसीलिए सरकार ने और आरबीआई ने ऐसी गाइडलाइंस बना रखे हैं कि कुछ रिजर्व रेशोज हों। अब इन रिजर्व रेशोज के बारे में बात करते हैं। मान लीजिए कि बैंक को आपने पैसा दिया, पैसा डिपॉजिट करवाया आपने बैंक के पास, तो बैंक उसको लायबिलिटी मानता है। लायबिलिटी क्यों मानता है, आप तो कहोगे कि बैंक को हमने पैसा दिया तो उसके लिए तो वो एसेट होना चाहिए, लायबिलिटी क्यों है। लायबिलिटी इसलिए है क्योंकि बैंक को मालूम है कि वो पैसा उसको आपको वापस करना है। ऐसा नहीं है कि वो एक बार आपने पैसा दे दिया तो वो पैसा वापस नहीं आएगा। और कई बार तो आप इंटरेस्ट के साथ पैसा वापस लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप अपने सेविंग्स अकाउंट के ऊपर भी इंटरेस्ट लेते हो। करंट अकाउंट के ऊपर अभी आपको कोई इंटरेस्ट नहीं मिलता, बट सेविंग्स अकाउंट के ऊपर या और भी अन्य चीजों के ऊपर, फिक्स डिपॉजिट्स के ऊपर, आपके रिकरिंग डिपॉजिट्स के ऊपर आपको इंटरेस्ट मिलता है। तो बैंक इसको एज अ लायबिलिटी मानता है। 2 तरीके की लायबिलिटीज बैंक लेकर चलता है। एक होती है आपकी डिमांड लायबिलिटीज और एक होती है आपकी टाइम लायबिलिटीज। डिमांड लायबिलिटी क्या है, डिमांड लायबिलिटी के बारे में आप कभी भी बैंक से डिमांड कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, आपकी सेविंग्स अकाउंट है, आपके करंट अकाउंट है, आपके डिमांड ड्राफ्ट है, कभी भी आप जाएं बैंक को बोलें कि मुझे पैसा निकालना है तो वो आपको पैसा निकाल कर देगा।
कुछ होती हैं आपकी टाइम लायबिलिटीज जैसे कि आपके फिक्स डिपॉजिट, आपके रेकरिंग डिपॉजिट, जिसमें कि बैंक आपको टाइम बाउंड कर देता है कि इस टाइम तक अगर आप पैसा नहीं निकालोगे तभी आपको इंटरेस्ट मिलेगा। अगर उससे पहले आप पैसा निकालोगे तो या तो कोई वो फीस काट लेगा, या फिर आपको कम पैसा देगा, या फिर आपको इंटरेस्ट नहीं देगा। तो उसको बैंक टाइम लायबिलिटीज मानता है कि देना तो मुझे वो भी है वापस, लेकिन एक टाइम बाउंड तरीके के साथ। अब अगर एक दिन के अंदर बात करें, बैंक के अंदर मान लीजिए कि लोगों ने मिलकर 120 करोड़ रुपया डाला और कुछ लोगों ने मिलकर 20 करोड़ रुपया निकाल लिया, तो आज का कुल मिला के बैंक के पास जो टाइम लायबिलिटी या फिर आपका डिमांड लायबिलिटी के बेसिस पे, चाहे किसी ने अपनी एफडी निकलवाई या किसी ने अपने सेविंग्स अकाउंट में पैसा डाला, वो सब कुछ मिलाकर आज के टाइम पे अगर हम नेट डिमांड टाइम लायबिलिटी कैलकुलेट करें तो वो कितनी होगी, 120 माइनस 20 करोड़, यानी कि टोटल हो जाएगा 100 करोड़। अब इस 100 करोड़ के बारे में देखते हैं कि इस 100 करोड़ का बैंक क्या कर सकता है। किसी पर्टिकुलर डे की बात करते हैं, उस पर्टिकुलर डे पे मान लीजिए कुछ लोगों ने मिलकर बैंक के अंदर 120 करोड़ रुपया जमा करवाया, वो चाहे एफडी की फॉर्म में हो या सेविंग्स अकाउंट की फॉर्म में हो, करंट अकाउंट की फॉर्म में हो, किसी भी फॉर्म में हो, और उसी दिन कुछ लोगों ने 20 करोड़ रुपया बैंक से निकाला। तो आज के डेट के अंदर अगर हम नेट डिमांड टाइम लायबिलिटी बैंक की कैलकुलेट करें, यानी कि डिमांड वाली चीजें भी आ जाएं, टाइम वाली चीजें भी आ जाएं, तो टोटल नेट लायबिलिटी बैंक की जो कैलकुलेट करेंगे वो होगी 120 करोड़ माइनस 20 करोड़, यानी कि 100 करोड़। अब इस 100 करोड़ को बैंक डिसाइड करेगा कि कुछ पार्ट वो लोन में दे और कुछ एज अ रिजर्व रेशो मेंटेन करे। बट ये सिर्फ बैंक के हाथ में नहीं होता, आरबीआई की गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग बैंक को चलना पड़ता है। तो आउट ऑफ दिस 100 करोड़, ये जो 100 करोड़ है, इस 100 करोड़ में से दो चीजें रिजर्व रेशो में रखी गई हैं। एक है आपका सीआरआर का मतलब है कैश रिजर्व रेशो, एक है आपका एसएलआर का मतलब है स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशो। नाउ व्हाट इज सीआरआर? अगर मैं सीआरआर की बात करूं, ये वो पैसा है जो बैंक उस परसेंटेज को, जो सीआरआर की परसेंटेज आरबीआई तय करेगा, उस परसेंटेज को बैंक कहीं भी इन्वेस्ट नहीं कर सकता। फॉर एग्जाम्पल, ना तो वो उसका लोन दे सकता है, ना वो उसको अन्य किसी इन्वेस्टमेंट में डाल सकता है। वो पैसा बैंक के लिए नो प्रॉफिट पैसा है। तो सीआरआर इज इक्वल टू नो प्रॉफिट फॉर बैंक। नाउ व्हाट इज एसएलआर? अगर मैं एसएलआर की बात करूं तो एसएलआर आपका क्या है, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। अगर इसके अंदर एक आप वर्ड देख रहे हो लिक्विडिटी, लिक्विडिटी क्या होती है? फॉर एग्जांपल, आज के टाइम पे मेरे पास 1 करोड़ रुपए कैश है और 1 करोड़ रुपए का घर है। मैं अगर कहूं कि मेरे पास लिक्विड मनी कितना है, आज के टाइम पे मेरे पास लिक्विड मनी 1 करोड़ रुपए वो है जो कैश में है, बिकॉज घर मेरे पास लिक्विड मनी की तरह नहीं है, क्योंकि घर का मुझे कोई बायर ढूंढना पड़ेगा तब वो लिक्विड मनी बनेगा। अदरवाइज जो लिक्विड मनी है दैट इज कैश ओनली। तो एसएलआर जो है, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, ये वो परसेंटेज है जो आपके पैसे में से बैंक ऐसी चीजों में डाल सकता है जो कि लिक्विडिटी वाली चीजें हो। फॉर एग्जांपल गोल्ड हो गया आपका, फॉर एग्जांपल आपका कैश हो गया, या फिर आरबीआई के द्वारा बताए गए ऐसे सिक्योरिटी या बॉन्ड्स जिनको आरबीआई ने ओके रिपोर्ट दे रखा है कि हाँ भैया आप इनमें पैसा लगा सकते हो। कुछ ब्लू चिप कंपनीज हो सकती हैं, कुछ गवर्नमेंट बॉन्ड्स हो सकते हैं, उनके अंदर बैंक पैसा लगा सकता है। तो क्या एसएलआर बैंक को प्रॉफिट कमा के देता है? तो हम कहेंगे हाँ, क्योंकि गोल्ड का भी जो रेट है वो बढ़ता है। अगर वो पैसा कहीं पे इन्वेस्ट कर रखा है तो वो भी बढ़ेगा, गवर्नमेंट बॉन्ड्स का पैसा भी बढ़ता है, तो वहां पे बैंक जो है वो प्रॉफिट कमा सकता है। लेकिन आपका जो सीआरआर है उसमें बैंक बिल्कुल भी प्रॉफिट नहीं कमा सकता है। आज के टाइम में अगर बात करें 2022 की या 23 की, तो इस टाइम पे बैंक के लिए ये जो सीआरआर और एसएलआर की रेशो है, लेटेस्ट रेशो जो सीआरआर के अंदर है वो है 4.5% और जो एसएलआर की रेशो है वो है 18%। तो ये टोटल मिला के बनता है 22.5%। तो आज के टाइम पे अगर मैं बात करूं कि अगर आपने 100 रुपए दिए बैंक को, तो 100 में से जो आप बैंक को देंगे उसमें से 22.5 रुपए बैंक को मेंटेन करने पड़ेंगे, या तो सीएलआर में या एसएलआर में। यानी कि उसमें से 4.5 रुपए मेंटेन करेगा बैंक सीएलआर के अंदर और 18 रुपए मेंटेन करेगा बैंक एसएलआर के अंदर। बाकी का जो पैसा बचेगा यानी कि 77.5% वो बैंक एज अ लोन, एज अ कुछ भी इन्वेस्टमेंट बैंक को करनी है, कहीं पे भी उसको कुछ भी बॉन्ड्स खरीदने हैं, कोई भी शेयर मार्केट में पैसा लगाना है, लोन देने हैं लोगों को, कार लोन, हाउस लोन, पर्सनल लोन, वो सारे का सारा 77.5% पैसा
बैंक जो है वो एज अ लोन बांटने में या किसी भी चीज में यूज कर सकता है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि लेटेस्ट जो CRR के परसेंटेज बैंक ने तय किया है, RBI ने तय किया है, वो है 4.5% या SLR का 18%। तो आपके दिमाग में बात आ रही होगी कि लेटेस्ट का मतलब क्या इसको हम इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हैं? तो इसका जवाब है हाँ। RBI या सरकार मिलकर इस चीज को तय कर सकती है कि CRR और SLR के अंदर कितना परसेंटेज ऑफ अमाउंट रखा जाए, लेकिन ये हमेशा तभी किया जाता है जब कोई चीज पब्लिक हित में करनी हो। फॉर एग्जांपल इसके लिए दो केस लेकर चलते हैं, एक इन्फ्लेशन का, एक डिफ्लेशन का। इन्फ्लेशन का मतलब क्या होता है? जैसे कि आप सब जानते हैं कि चीजों के रेट बढ़ जाते हैं, चीजों के प्राइसेस बढ़ जाते हैं। अब किसी चीज का अगर प्राइस बढ़ता है तो दो कारण की वजह से बढ़ता है, या तो उसकी सप्लाई बहुत ही कम हो गई है या फिर लोगों के पास पैसा बहुत ज्यादा आ गया है। तो इस केस में सरकार क्या चाहती है कि लोगों के पास पैसा कम कर दिया जाए। इसको रिड्यूस मनी पॉलिसी भी बोलते हैं, या फिर इसको टाइट मनी पॉलिसी भी बोलते हैं, डियर मनी पॉलिसी भी बोलते हैं, क्योंकि सरकार चाहती है कि रिड्यूस कर दिया जाए, लोगों के पास पैसा जो है वो कम कर दिया जाए। उस केस में CRR की वैल्यू को बढ़ा दिया जाता है। CRR की वैल्यू को बढ़ाने का मतलब क्या है कि अब ज्यादा पैसा बैंक को अपने पास रखना पड़ेगा और कम लोन दे सकता है। जब लोन कम बांटे जाएंगे तो लोगों के हाथ में पैसा जो है वो कम जाएगा। इसके ऑपोजिट अगर मैं डिफ्लेशन की बात करूं तो डिफ्लेशन के केस में क्या होता है कि चीजों के रेट जो हैं वो गिरने स्टार्ट हो जाते हैं। जब चीजों के रेट गिरने स्टार्ट हो जाते हैं, अगर किसी आदमी ने अपना कुछ सामान बेचना है तो उसको वो वैल्यू नहीं मिल पाएगी जो उसको पहले मिलती थी, क्योंकि अब रेट जो है वो गिर गए हैं। तो वो क्या करना स्टार्ट कर देगा, या तो वो उसमें मिलावट करना स्टार्ट कर देगा, या लोग जो है अपनी कंपनी में सैलरी कम देने लग जाएंगे, या फिर लोगों को कंपनी में से निकालने लग जाएंगे, या फिर कंपनियां ही बंद हो जाएंगी, जिसकी वजह से बैड लोन्स भी बढ़ जाएंगे, यानी कि बैंक का पैसा फंस जाएगा। तो उस केस में इकोनॉमी को बरकरार रखने के लिए, ग्रोथ को डेवलपमेंट देने के लिए सरकार क्या करेगी, CRR की रेशो को कम कर देगी, उसके नंबर को कम कर देगी, सो दैट बैंक जो है वो ज्यादा से ज्यादा लोन बांटे और लोगों के हाथ में ज्यादा से ज्यादा पैसा जाए। जब लोगों के हाथ में ज्यादा से ज्यादा पैसा जाएगा तो उसको हम चीप मनी पॉलिसी भी बोलते हैं, जो कि एकदम ऑपोजिट है आपकी डियर मनी पॉलिसी के। जैसे कि वहां पे मैंने आपको बताया था कि इट इज डियर मनी पॉलिसी, यहाँ पे वो चीप मनी पॉलिसी है। वहां पे था हमारे पास टाइट मनी पॉलिसी, यहाँ पे वो इजी मनी पॉलिसी बन जाती है, ताकि लोगों के हाथ में ज्यादा से ज्यादा पैसा जाए। तो CRR की परसेंटेज को जब ऊपर या नीचे किया जाता है वो इन दो केसेस के अंदर किया जाता है। इसके दिमाग में ये ख्याल आए कि क्या हम भी अपना बैंक खोल सकते हैं? जैसे कि हम जानते हैं कि बैंक दो तरह के होते हैं, एक प्राइवेट बैंक होते हैं और एक नेशनलाइज्ड यानी कि सरकारी बैंक होते हैं। सरकारी बैंक का तो चलो हमने मान लिया कि सरकार उनका टेक केयर करती है। प्राइवेट बैंक तो किसी ना किसी आदमी का ही होगा, कोई ना कोई इंसान ही होगा जो उसका ओनर होगा। तो क्या आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा है कि हम कैसे अपना बैंक खोल सकते हैं? तो बैंक खोलना बहुत ही आसान है, सिर्फ आपको इसके लिए 500 करोड़ रुपया एज अ लिमिट देना पड़ेगा RBI को। तो 500 करोड़ रुपया आपको शो करना पड़ेगा कि हम 500 करोड़ रुपए की जो सिक्योरिटी है, जो इन्वेस्टमेंट है वो कर सकते हैं। लगभग 500 करोड़ रुपए इसमें चाहिए होता है बैंक खोलने के लिए। इसके अलावा जो ओनर ऑफ द बैंक होगा, यानी कि जो मालिक होगा बैंक का, जो वो उस बैंक को स्टार्ट करेगा, वो अपने पास 40% से ज्यादा शेयर्स नहीं रख सकता। 40% एक लिमिट सेट की गई है कि वो 40% ही शेयर बैंक के अपने पास रख सकता है। अगर वो लिमिट वो क्रॉस कर दे, 45 चली जाए, 50 चली जाए, तो उनको 5 साल का टाइम मिलता है उस लिमिट को वापस 40% पे करने के लिए। तो जैसे कि मैंने आपको वीडियो की शुरुआत में बोला था कि वीडियो के एंड तक बने रहिए और मैं आपको एक जरूरी इंफॉर्मेशन भी दूंगा आपके पैसे को बचाए रखने के लिए। आइए उसके बारे में बात करते हैं। तो बात करते हैं कि 2022 के डेटा के अकॉर्डिंग सितंबर 2022 तक बैंकों ने जो टोटल पैसा एज अ लोन दे रखा है वो है 130 लाख करोड़, और जो टोटल डिपॉजिट्स बैंक के अंदर हुआ है वो है 176 लाख करोड़। अगर आप इसकी रेशियो कैलकुलेट करेंगे तो बैंकों ने लोन में जो पैसा दे रखा है वो लगभग 75 से 76% ऑफ द मनी डिपॉजिटेड है, यानी कि जितना पैसा आपने बैंक में डिपॉजिट करवाया उसका 75 या 76% पैसा जो है वो बैंक ने एज अ लोन दे रखा है। तो अगर बैंक का बैड लोन हो जाए, यानी कि कोई बैंक का पैसा लेके भाग जाए और आपका भी बैंक में पैसा पड़ा है, तो आपको कितना पैसा बैंक से रिसीव हो सकता है? आप हैरान हो जाएंगे सुनकर कि पहले जो ये वैल्यू थी ये सिर्फ 1 लाख रुपए थी। यानी कि बैंक अगर रन हो जाए, बैंक कंगाल हो जाए, कोई बैंक का पैसा लेकर भाग जाए, तो बैंक सिर्फ लायबल था आपको 1 लाख रुपए देने के लिए। आज इसको बढ़ाकर 5 लाख रुपए कर दिया गया है। तो ये बहुत ही अचंभे वाली बात है कि अगर किसी का पैसा बैंक में पड़ा है और उसको सिर्फ बैंक 5 लाख रुपए वापस देगा, तो उसकी वजह से लोगों को अपने पैसे को लेकर काफी डाउट, काफी परेशानियां भी उठानी पड़ेंगी कि हम अपना पैसा अब कहां से रिकवर करें।
तो दोस्तों आज हमने एक फाइनेंशियल सिस्टम के बारे में पढ़ा जो कि बैंकिंग फाइनेंशियल सिस्टम है। आज हमने एक फाइनेंशियल सिस्टम को समझा, उसकी गहराइयों तक जाकर देखा कि उसके अंदर क्या क्या कमियां हैं, क्या क्या एडवांटेजेस हैं। इसी के पैरेलल में एक और फाइनेंशियल सिस्टम आजकल मार्केट में आ रहा है जिसको बहुत सारे लोगों को जानते हैं, सुनते हैं, उसके अंदर कोशिश भी करते हैं और ज्यादा नॉलेज लेने की, बट बहुत लोगों को भी उसके बारे में नहीं पता। वो है हमारी क्रिप्टो करेंसी। बैंकिंग भी एक फाइनेंशियल सिस्टम है और क्रिप्टो करेंसी भी एक फाइनेंशियल सिस्टम है जिसके बारे में अभी लोगों को ज्यादा मालूम नहीं है। हर एक की अपनी एडवांटेजेस हैं, डिसएडवांटेजेस हैं, बट अगर कोई चीज मार्केट में आई है तो उसके बारे में हमें जानना चाहिए क्योंकि वो पिछली कुछ कमियों को खत्म करने के लिए ही मार्केट में आती है। तो कोशिश करूंगा कि इसके बारे में आपको एक नई वीडियो बनाकर जल्दी दूं और ऐसे ही बढ़िया टॉपिक को मैं ढूंढ कर लाऊंगा जिसके ऊपर आपसे बात करूंगा, आपकी नॉलेज में वैल्यू एडिशन करूंगा। आप भी अगर मुझे कोई टॉपिक बताना चाहते हैं जिसके बारे में आप जानना चाहते हैं, सुनना चाहते हैं, तो आप प्लीज कमेंट कर सकते हैं और मेरा चैनल सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, मेरी वीडियो को लाइक भी कर सकते हैं और जल्दी मैं आपसे एक नई वीडियो के साथ मिलूंगा। थैंक यू।